हेलो दोस्तों एंड हेलो साथियों। देखो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन। क्या युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन? देखिए, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे आपका है कि युग्मक अगुणित होते हैं। क्या युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक अगुणित हो या द्विगुणित। युग्मक जो होता है वो हमेशा कोई भी फॉर्मेशन में आपका अगुणित ही रहेगा। फिर आगे है कि अगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। कहाँ पे बाबू? यहाँ पे अगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण, किसका निर्माण? युग्मकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अब देखिए, द्विगुणित जनकों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण द्विगुणित जनकों में किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चा? अर्धसूत्री द्वारा होता है। अब यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है कि अगुणित युग्मक को n से, किससे? अगुणित युग्मक को n से तथा द्विगुणित युग्मक को 2n से प्रदर्शित करते हैं। किससे? 2n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसको समझना है। युग्मक, युग्मक मतलब क्या होता है? एक छोटा सा यूनिट। क्या? एक छोटा सा यूनिट। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि मानव में जो सबसे छोटी कोशिका जो पाई जाती है वो स्पर्म की होती है। किसकी होती है? स्पर्म की होती है। तो वो युग्मक जो है वो क्या हो गया? नर का एक अलग युग्मक हो गया, जहां आपका द्विगुणित में होगा। किसमें होगा? द्विगुणित में। तो इसमें जो होता है आपका जो मतलब युग्मक का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री में। और अगुणित कैसा? अगुणित में आपका किसके द्वारा होता है? समसूत्री द्वारा आपका होता है। समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा। और यहाँ पे देखिए, अगुणित युग्मक को n से तथा द्विगुणित युग्मक को 2n से प्रदर्शित करते हैं। इतना आई होप कि आप समझ रहेंगे। अब देखिए, युग्मक स्थानांतरण। क्या? युग्मक स्थानांतरण गैमेट ट्रांसफर। क्या? गैमेट ट्रांसफर। अब देखिए, युग्मक के निर्माण के बाद नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे से के निकट आते हैं। जब देखिए, जब युग्मक का निर्माण होता है तो लैंगिक संबंध, कैसा संबंध? लैंगिक संबंध जब बनता है तो क्या होता है? कौन युग्मक? नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं एक दूसरे के काफी निकट आ जाते हैं। क्या आते हैं? निकट आ जाते हैं। और इसे हम लोग निषेचन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन की क्रिया कहते हैं। और जब संपन्न हो सके युग्मक के पास आने की घटना को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जब संपन्न हो जाता है तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। देखिए, अधिकांश जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं तथा मादा युग्मक बड़े तथा अक्रियशील होते हैं। जैसे आप देखिएगा, शैवाल, मांस के युग्मक, इन सभी में क्या होते हैं? नर युग्मक चलनशील होते हैं और मादा युग्मक बड़े और अक्रियशील होते हैं। क्या होते हैं? बड़े और अक्रियशील होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग निषेचन। क्या जानेंगे बाबू? निषेचन क्या? फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, दो युग्मक, कितना? दो युग्मकों को संयुग्मन। कैसा? संयुग्मन मतलब दो युग्मक आपस में मिल जाते हैं। ठीक, अब मिलने के बाद क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। जब दो युग्मक अगर आपस में मिल जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग युग्मक संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक संलयन कहते हैं। जिसके फलस्वरूप द्विगुणित, कैसा बाबू? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब देखिए, अनिषेक जनन। जब बिना निषेचन के ही, अनिषेक जनन का है डिफिनेशन कि जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक, कौन? मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण हो। जब बिना निषेचन से ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण हो उसे अनिषेक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। अब देखिए, अगला है आपका बाह्य निषेचन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखिए, जब कोई जीव का नर युग्मक तथा, क्या बोल रहा है बाबू?
जब कोई जीव का नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलन, किसका? मादा युग्मक का मिलन शरीर के बाहर हो। कहां हो? शरीर के बाहर हो, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। तो एक क्रिया आपकी कहां कहां संपन्न होती है? ये आपका मछली में होता है, शैवाल में होता है, मेढक में होता है, जेलीफिश होता है, और आपका सी स्टार में होता है। किसमें होता है? सी स्टार। और कई सारे ऐसे जीव है जिसमें बाह्य निषेचन होता है। समझे? अब देखिए आंतरिक निषेचन। कौन निषेचन? आंतरिक निषेचन। जब कोई जीव का नर युग्मक तथा मादा युग्मक, कौन? नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयन शरीर के अंदर करता हो। कहां करता हो? शरीर के अंदर करता हो, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? अगर जो शरीर के बाहर होगा उसे बाह्य निषेचन, और जो अंदर होगा उसे आंतरिक निषेचन। और बाह्य निषेचन में आपको बताया गया मछली, शैवाल, मेढक, जेलीफिश और सी स्टार। और आंतरिक निषेचन में हो जाएगा कुत्ता, बिलाई, गाय, बंदर, बकरी, मानव, आदमी, इत्यादि। यही आपका होगा। वो हम लोग जानेंगे निषेचन पश्य घटना। क्या जानेंगे बाबू? निषेचन पश्य घटना। अब देखिए वे सभी घटनाएं जो युग्मक निर्माण के बाद लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती है, वो निषेचन पश्य घटनाएं कहलाती है। जैसे युग्मनज जो होता है लैंगिक क्रिया के बाद क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। अब देखिए युग्मनज द्विगुणित होते हैं। कैसा होते हैं? द्विगुणित होते हैं। समझे? और क्योंकि इनका निर्माण दो अगुणित युग्मकों के संलयन से होता है। क्योंकि युग्मनज का जो निर्माण होता है दो अगुणित युग्मकों के संलयन से होता है। अब देखिए भ्रूणोद्भव, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज या भ्रूण का विकास होता है उसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब देखिए अंडप्रज प्राणी, ये निषेचित या अनिषेचित अंडे देते हैं, जैसे पक्षी तथा सरीसृप वर्ग के प्राणी। कहाँ के? सरीसृप वर्ग के प्राणी। अब देखिए सजीव प्रजक प्राणी, इन प्राणियों में निषेचित अंडा मादा शरीर के भीतर, कहाँ? मादा शरीर के भीतर विकसित होकर, क्या? विकसित होकर शिशु का विकास करते हैं तथा एक निश्चित अवधि, क्या? एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव के द्वारा शिशु को या अंडे को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद शिशु या अंडे को जन्म देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बाबू? आपका सजीव प्रजनन। युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं और द्विगुणित होते हैं, तो हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए जीव, अगर फ्रूट फ्लाई के बारे में बात करें तो इसमें युग्मक जो अगुणित होते हैं, जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं, इसमें 4 पाए जाते हैं। अगर 2n जहां 8 सूत्री कोशिका विभाजन होता है उसमें आपका 8 पाए जाते हैं। और यहाँ पे मक्खी में आपका 6 पाए जाते हैं। कहाँ? अगुणित में। और द्विगुणित में 12। और बिल्ली में जो अगुणित में है 19 और द्विगुणित में आपका 38 पाया जाता है। और कुत्ते की बात करते हैं तो अगुणित में आपका 39 और द्विगुणित में आपका कितना हो जाता है? 28 68। और चूहा की बात करते हैं तो अगर अगुणित में देखा जाए एन में तो 21 मतलब 21 और द्विगुणित में 42 हो जाता है। मानव की बात करते हैं तो युग्मक में इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या जो रहता है, जहाँ पे समसूत्री होता है विभाजन, वहां पे आपका 23 रहता है। लेकिन जहाँ पे अर्धसूत्री होता है वहां पे कितना हो जाता है? 46 हो जाता है, जिसको एक गुणित में कितना होता है? 23 और द्विगुणित में 46 हो जाता है। सेब की अगर बात करते हैं तो 17 होता है और फिर अगर द्विगुणित में बात करते हैं तो 34 हो जाता है। अगर धान की बात करते हैं अगुणित में तो हम 12 कितना 12 हो जाता है, कितना 12, और वही द्विगुणित में बात करेंगे तो 24 हो जाएगा। यही मक्का की अगर बात करते हैं तो अगुणित में 10 होगा और अगर हम लोग द्विगुणित में बात करते हैं तो 20 हो जाएगा। और वही आलू 24 हो जाएगा एक अगुणित में और द्विगुणित में 48 हो जाएगा। और तितली की बात करते हैं तो अगुणित में आपका कितना हो जाएगा? 190 हो जाएगा और वही द्विगुणित में आपका 380 हो जाएगा। और प्याज की बात करते हैं तो अगुणित में 16 और फिर द्विगुणित में आपका 32 हो जाएगा। और एक फर्न की बात करते हैं तो अगुणित में 630 और द्विगुणित में 1260 हो जाता है। तो यही तरह क्या होता है? पहले होता है युग्मक, फिर होता है कोशिका में गुणसूत्रों की अर्धसूत्री द्विगुणित, मतलब जैसे द्विगुणित हो जाता है। जैसे युग्मा मतलब युग्मनज जो है वो क्या होता है? मतलब 2 युग्मक मिलकर बना है, तो उसमें युग्मकों की मतलब जो संख्या होती है वो कितना होता है? 46 हो जाता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं लैंगिक जनन के महत्व। क्या जानेंगे बाबू? लैंगिक जनन के महत्व। सिग्निफिकेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्या लैंगिक जनन के एडवांटेज मतलब लाभ जानेंगे। तो देखिए लैंगिक जनन के दरमियान जनसंख्या के भिन्न भिन्न प्राणियों के बीच जीन का स्थानांतरण होता है। किसका होता है? जीन का स्थानांतरण होता है। इससे जनक तथा संतानों में भिन्नता उत्पन्न होती है। मतलब इससे क्या होता है? जनक तथा संतानों में भिन्नता उत्पन्न होती है। क्या आपका चेहरा आपकी मम्मी जैसा मिलता है, आपके पापा जैसा मिलता है? हल्का हल्का मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से तो नहीं मिलता, फोटो कॉपी जैसा ना, तो ऐसा नहीं मिलता। लैंगिक जनन में कोई भी प्राणी एक समान नहीं दिखाई देते हैं। मतलब लैंगिक जनन जहां होता है वहां पे मतलब जो प्राणी जो होते हैं एक समान नहीं दिखाई देते हैं। लैंगिक जनन के दरमियान जीन का पूर्ण संयोजन होता है। क्या होता है? पूर्ण संयोजन होता है। और पूर्ण संयोजन होने से जनसंख्या में ओज एवं जीवन शक्ति बढ़ती है। जीवन शक्ति बढ़ती है या बनी रहती है, समझे। अब देखिए हानि, डिसएडवांटेज। अब देखिए लैंगिक जनन एक धीमी क्रिया है। क्या धीमी क्रिया है? अगर मतलब संचयन होता है तो कोई लैंगिक जनन में 9th मंथ के बाद सब मतलब जीव में अपना अपना क्या है? चक्र है, और वही चक्र के अनुसार शिशु को जन्म देते हैं। अब देखिए इस प्रक्रिया के जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। के जनक? 2 जनक, एक नर और एक मादा। अब देखिए इसके लिए कई स्रोतों की आवश्यकता होती है। इसके लिए कई स्रोतों की आवश्यकता होती है, समझे। जैसे अगर मान लीजिए किसी महिला में अंड का निर्माण हो रहा है लेकिन उसका वाल्वा क्या है? अंदर इन्फेक्टेड है, तो वहां जाएगा तो क्या करेगा? वो जो स्पर्म जो जाएगा उसको निषेचित नहीं करेगा, हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपका चैप्टर 1 बाबू यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम लोग मिलेंगे चैप्टर 2 में, जिसमें हम लोग को पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तब तक के लिए बाबू जय हिंद, वंदे मातरम।